हियर इज द पेपर। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 ए बी पार्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का, explain the difference between a public good and a private good, economic good, and consider the extent to which a beach could be described as a public good। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सा क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूं। मुझे बताइएगा सबसे पहले कि की टर्म्स क्या है हमारी यहाँ पे। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को डिफाइन खाली नहीं करना, उसको फुली एलैबोरेट करना है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताने हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अब्दुल्ला नजीर फ्रॉम क्रेसेंट। अब्दुल्ला, पब्लिक गुड क्या होती है? ओके, अब्दुल्ला इज नॉट स्टडीइंग आई गेस, या माइक खराब है। लेट्स गो टू फातिमा। फातिमा नहीं, फिजा हैदर फ्रॉम सिटी। बेटे, पब्लिक गुड क्या होती है? इस स्टेज पे गलत आंसर दे दो, चुप ना रहो बच्चों। पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकती हैं, एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा, गलत आंसर में भी कोई मसला नहीं है। बोले शाबाश। वेरी गुड। सो आपने एक्सप्लेन करना है। अब्दुल्ला, एक्सप्लेन कीजिएगा। पब्लिक गुड इज नॉन एक्सक्लूडेबल, व्हाट डज दैट मीन? आपने जरा उल्टा सा वर्ड बोला है, दोबारा बोलें। अब सही हो गया ना। मैंने कहा, आपने कहा था nobody can stop from production, no, no one can be stopped from consumption once they are made available to general public, perfect। अब अब्दुल्ला के अलावा कोई बच्चा बताए इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। नॉन राइवल, इसका क्या मतलब है? Yes, consumption by one person does not reduce availability or benefit for others। ठीक हो गया? So just make sure you guys learn it very well, इनके कैरेक्टरिस्टिक को। Now these characteristics lead to what? It leads to free rider problem। वो क्या होती है जी? Nobody knows free rider problem? Yes, free rider problem means people can consume them without paying. Some people will, you know, consume them without paying। अब कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं जी। गिव मी एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, आपकी लाइट हाउसेज, आपके फ्लड डिफेंसेस, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। तो आपने यही मेजर एग्जांपल्स दो तीन एक दो लिख देने। अब मेरे बेटे, हम पब्लिक गुड्स पे आते हैं, सॉरी प्राइवेट गुड्स पे आते हैं। अब कोई नए बच्चे मुझे बताओ, व्हाट आर प्राइवेट गुड्स या इकोनॉमिक गुड्स? दे आर एक्सक्लूडेबल, राइवलरस, देयर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम। पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, यहीं पे आपके नॉलेज के मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब मेरे बच्चों, बीच, यूज योर कॉन्सेप्ट्स। क्या बीच नॉन एक्सक्लूडेबल है? मुझे बताइए। सॉरी, if it's a public beach and there is no, restriction on entry, it is non excludable, hence remains a public good। अब मुझे बताएं, क्या ये नॉन ड्राइवल है? एक्सप्लेन करें क्यों नॉन ड्राइवल है आपके ख्याल में? तो क्या हो रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हो तो क्या हो रहा है? ये बेहतर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने ध्यान से हैंडल करना है, हम ये कर चुके हैं क्लास में। अबाउट मोटरवे, बीच, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, ये सब क्वेजा पब्लिक गुड्स हैं, तो आपने बड़ा ध्यान से हैंडल करना है। A beach can be a public good if it is non excludable, there is no
ticket or there is no entry requirement. Everybody can visit the beach. So a public beach will be non excludable. However, a private beach where there's a charge or only members can attend, enjoy that beach, it will become excludable. Pirji, most of the times, because beaches are so large, they are non-rival. Once consumption does not reduce the benefit for others, but during rush periods, certain festivals के ऊपर या डे टाइम में ज़्यादा रश होगा उधर, इट विल बिकम राइवल. ठीक है, अब हम कंक्लूड करते हैं जी. बताएं ये प्योर पब्लिक गुड है कि नहीं. इट इज नॉट अ प्योर पब्लिक गुड. It has some characteristics of a private good and some characteristics of a public good. Hence, it can be categorized as a quasi, QUASI, public good. Everyone clear? Okay, let some kids enter. I think मुझे आवाजें आई हैं एक दो. Yeah, फिजा महमूद. All right. चलें जी, एक दफ़ा मैं रिकैप दे रहा हूँ. जो बच्चे लेट ज्वाइन किया, बहुत आसान सा पेपर है ये मार्च का. Explain the difference between a public good and a private good, and consider the extent to which a beach could be considered described. Extent to which में हमने ये सारी बातें करनी थी as a public good. तो अब मेरे बेटे, public goods are non-excludable. That means no one can be stopped from consumption once they are provided to general public. They are non-rival. Consumption by one person does not reduce the availability or benefit for others. This leads to free rider problems, which means some people pay for them and some do not and still benefit. Private goods, yeah, economic goods, on the other hand, are excludable. People can be stopped from consumption, say by charging a price. They are rival in nature. Consumption by one person reduces their availability and benefit for others. There is no free rider problem, only those who pay will benefit from economic goods. अब जी एनालिसिस पे हम कुछ हद तक आ गए थे, फर्दर लेके चलते हैं. A beach, if it is a public beach, will be non-excludable. Everybody can enjoy it, hence it remains as a public good. At many occasions, it remains non-rival, especially nighttime or early morning. There's very little rush, so there is non-rivalry. Everybody enjoys the same. However, at peak hours, rush hours, daytime, it becomes rivalrous, especially on weekends when there is too much crowd and the benefit for others will reduce. So it starts becoming rivalrous. A private beach, which has entry restrictions or a payment required to enter, will become a private good. Hence, to conclude, a beach is not a good example of a pure public good. At best, we can categorize it as a quasi public good, as it has some characteristics of a public good and some of a private good. जी मेरे बच्चों, anyone struggling with this? Excellent जी. Let's move on to part B. एक second जी, just checking if somebody is looking to enter. No. All right जी. Assess the extent to which a subsidy is likely to be the best method to increase consumption of a merit good. Before I go for knowledge analysis, मुझे बताएं best method क्या कह रहा है आपको. आपने कम से कम एक और मेथड कंपेयर करना है. अच्छे बच्चे, 3 कर दो, 2 कर दो और, ताकि आपके आंसर में बहुत सारी क्वालिटी आ जाए. तो सबसे पहले, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो इट, सब्सिडी क्या होती है. सब्सिडी क्या होती है, बता दें. It's a financial grant given by government to business in form of free land, lower taxes, tax holidays, lump sum cash, etc. मेरिट गुड्स दूसरी की टर्म, इसको जरा अच्छा एक्सप्लेन कीजिएगा, कोई चीज छोड़नी नहीं है. जी, व्हाट आर मेरिट गुड्स? एनीवन मेरे बेटे?
वेरी गुड। एएस के लिए इतना काफ़ी है। ए2 का होता तो आप इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स की भी बात करते, बट वेल डन। A merit good is the one which is beneficial for consumers, but they underestimate its benefit due to lack of symmetric information, full information about its benefits. They are underestimated. Hence, their demand is less than it should be, and they're underproduced and underconsumed in a free market. अब जी हम एनालिसिस का पहला हिस्सा सब्सिडी का एनालिसिस करेंगे। क्यों सब्सिडी के रिजल्ट में मेरिट गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी और क्यों नहीं बढ़ेगी? एवरीवन जी इज अलाउड टू टॉक, प्लीज बताएं। एनीवन, गो अहेड जी। फेज वन का कोई बच्चा बता दो। जी जी, बोले बोले, शाबाश। वेरी गुड। थोड़ा सा एक स्टेप मिस किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होने के बाद क्या होगा? हाँ, हो जाएगी। उसके रिजल्ट में क्या होगा? नो, यू अगेन मिसिंग द की स्टेप। प्राइस लो होगी। तो अब सुन लें, आपने बिल्कुल सही बोला है। सब्सिडी विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज सप्लाई। As a result, price of merit goods like education, healthcare will fall. Now, more people will be able to afford it. Those poor people who were initially unable to educate their children or take health care for themselves will now start consuming cheaper merit goods will result in greater consumption, and as a result, it is a good method to increase consumption of merit goods. However, क्यों नहीं काम करेगी सब्सिडी? इसमें क्या रुकावट आती है? होती भी इनइलास्टिक है। मेरिट गुड्स बेसिक नेसेसिटीज हैं, एजुकेशन हेल्थ केयर, डिमांड इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक, सो सब्सिडी में नॉट बी वेरी। Shabash, producers can misuse the subsidy. They can, pay their old debts. Also, subsidies make firms inefficient, so there'll be a lack of quality and efficiency. Subsidies cause cost and opportunity cost. Yeah, बिल्कुल सही है। सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह बता दें। अब हमारे 4 मार्क्स हो चुके हैं। लग रहा है कि बहुत लिख लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्क्स स्कीम कहती है बेस्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे? अवेयरनेस कैंपेन यूज कीजिएगा। आप लोगों की बड़ी उस पर ग्रिप है। मीडिया बताइएगा कि सोशल मीडिया सिर्फ नहीं लिखना मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, चाहे न्यूज़पेपर्स का हो, टीवी का हो, वो उसमें आ जाते हैं। फिर बिल बोर्ड्स, पोस्टर्स, सेमिनार्स, अवेयरनेस कैंपेन्स पूरे मुल्क में फैलाओ, ताकि जिनको इंफॉर्मेशन फेलियर है वो मेरिट गुड्स की तरफ आ जाएं। इससे हम ज़्यादा ऑप्टिमल कंजम्पशन के पास आ जाएंगे। मेरिट गुड्स की कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। यू कैन मेक डिमांड यू कैन मेक डायग्राम, सब्सिडी का सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट करवाओ, सिंपल प्राइस क्वांटिटी वाला। और अवेयरनेस कैंपेन में डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट करवाओ। बस लेवल पे है कि आराम से राइट डायग्राम्स को इसमें इनकलकेट कर सकते हैं। और लेकिन डायग्राम बनाओ तो उसको रेफर करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो। फिर उसके बाद जी अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं काम करेगी? बहुत महंगी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, देर इज देर इज अ टाइम लैग इसके इफेक्ट आने में। हाँ, लोग आर टू एडिक्टिव, डेंजर अपील की वजह से शायद वो ज़्यादा कंज्यूम करें। करंट डिमांड गिरने का चांस कम है, फ्यूचर डिमांड गिरने का चांस ज़्यादा है। कैंपेन शायद इफेक्टिवली डिज़ाइन ना हो, सही मीडिया यूज़ ना हो, गवर्नमेंट के पास बजट की कमी हो, और वो सही तरह सही ऑडियंस को टारगेट ना कर सकें। दोनों में से बेहतर कौन सी है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के हिसाब से कोई बच्चा इवैल्यूएट कर सकता है इसको? कौन सी जल्दी इफेक्ट लाएगी, कौन सी लॉन्ग रन में? क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को? बिल्कुल सही है। Subsidies effect is more likely to be immediate because they reduce the price. But awareness campaigns will, in long run, once the information failure is reduced and the nudges start working and people start behaving according to how the campaign was. So isliye subsidies is not the best method. For short run, yes, it can be one of the better methods, but for long run, an awareness campaign is a better idea. समझ आ गई मेरे बच्चों? किसी को कंफ्यूजन आ रही हो? चलें जी, एक दफ़ा इसकी मार्क स्कीम देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, और उसके बाद जी के बीच के हद तक पब्लिक गुड है।
Public good is thought to be one that would not be provided in free market due to free rider problem. This is due to the fact that it is both non-rivalrous. One person's consumption does not reduce the amount available for the consumption of other. Non-excludable. Once the good is provided, it is not possible for to exclude others from benefiting. This differs from private good, which is thought to be both rivalrous and excludable. हमने ये सारा कुछ किया. Analysis. A beach could be described as non-rivalrous, as one person on a beach does not reduce the amount of beach available for others to enjoy. It is also non-excludable because once a public beach is provided, others cannot be prevented from from using it. There is no opportunity cost to the general public. Up G, one mark for valid explanation that beach may be rivalrous if significant numbers visit. Rush के time पे benefit कम हो जाएगा consumers का. If the beach is a private beach, then a cost may be charged to consumers, making it excludable. Second mark is for justified conclusion. ये public good नहीं है, ये at best quasi public good है. Clear मेरे बच्चों? The only thing that I think we missed was no opportunity cost to general public. इसका भी एक मार्क है तो जरूर लिखा करें. In case of public goods, they have no opportunity cost of consumption. अब मेरे बच्चों हम आते हैं सब्सिडी. क्या ये बेहतरीन मेथड है? मीनिंग ऑफ द टर्म सब्सिडी, मेरिट गुड आप लोगों ने किया. एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ सब्सिडी वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वुड इन टर्न रिड्यूस द प्राइस. ये स्टेप मिस नहीं करना. एंड इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड. बेशक डायग्राम बना के दिखाओ, डिमांड सप्लाई लगा के सप्लाई कर्व को राइट शिफ्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे और क्वांटिटी ज्यादा होगी. कंज्यूम्ड. An explanation of potential problems for using subsidies, opportunity cost of increased government spending, increased dependency, incorrect targeting, when to remove provision. हमने जो लिखे थे वो भी fully सही हैं. Alternative methods such as improved information, but the analysis must focus on how the method would increase the consumption of merit goods, of course. फिर जी evaluation, consideration that fully assesses relative effectiveness of subsidy with at least one other method and arrives at a reasoned conclusion. For example, the relevance of elasticities of demand. तो बिल्कुल ठीक है. जस्टिफाइड कंक्लूजन हमने बोला शॉर्ट रन के लिए सब्सिडीज अच्छी हैं, लॉन्ग रन के लिए अवेयरनेस कैंपेन इज द बेस्ट वे. जी मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, नाउ आई विल अलाउ phase 1 kids, A1 kids to, they can leave because उनका काम हो गया है. अब मैं मैक्रो करवाने लगा हूँ. If they want to stay, they're more than welcome. Right, जी. So we are on section C now. With the help of a formula, explain two reasons for an improvement in the terms of trade and consider the extent to which an improvement in the terms of trade will benefit an economy. सबसे पहले terms of trade को define कीजिए. What are terms of trade? See, यहाँ मसला आ रहा है ना, कॉमन गलती है इसमें. It's a relative price of exports compared to imports in index form. इस तरह हम बोल रहे हैं, या ratio of export prices to import prices in index form. ये आसान definition है. Formula क्या है इसका terms of trade का? What divided by what into 100? शाबाश. Export price index over import price index into 100. 2 मार्क्स आ गए. अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं improvement in terms of trade से क्या मुराद है. Exports have become relatively expensive or imports have become relatively cheaper. अब हम एनालिसिस पे जाएंगे. क्या फायदे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने के? हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं और इंपोर्ट्स सस्ती हुई हैं. तो इंपोर्ट सस्ती होने का आसान सा फायदा मुझे बताओ. हम ज्यादा इंपोर्ट्स कर सकेंगे. वेरी गुड. दिल बी चीपर इंपोर्ट्स विच विल इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स. फिर और बताएं जी, हम क्या इंपोर्ट करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है? रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी कैन बी इंपोर्टेड एट अ चीपर प्राइस. लेस एक्सपोर्ट्स करके हम ज़्यादा इंपोर्ट्स खरीद सक रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होएगी. हमारा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होने से. अब वो कह रहे हैं कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बेनिफिट एन इकोनॉमी. जी, कब बेनिफिट करती है? जब हमारी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या हो शॉर्ट रन में. कम ऑन गाइस, जेकब हमने बहुत दफा किया है, बताएं मुझे.
सी वैल्यूएशन इज अ स्किल दैट यू स्टिल नॉट फुली अप टू। अच्छा, आप लोग कोशिश करें, मुझे बताएं, क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड का बेनिफिट है हमेशा इंप्रूव होना? कोई जनरल सा नुकसान बता दें, क्यों फायदा नहीं है? आपकी एक्सपोर्ट्स, तो फिर ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि महंगी होने के बावजूद एक्सपोर्ट से रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, सस्ती होने के बावजूद इंपोर्ट पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इलास्टिक थी, हमारी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहेंगी, बहुत रेवेन्यू गिरेगा, इंपोर्ट्स पे बहुत एक्सपेंडिचर होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा, राइट? So it will depend on how open the economy was, how much they were reliant on imported raw materials or exports. उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल है। इट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। शॉर्ट रन में बेनिफिशियल है, क्योंकि डिमांड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से इनइलास्टिक होती है। लॉन्ग रन में ये हार्मफुल होना शुरू हो जाती है। मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा मुझे ज़रा अफसोस हो रहा है कि ये जे कर्व और टर्म्स ऑफ ट्रेड पे अभी भी आप लोग स्टक हो रहे हो। वी डन प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस बाय नाउ। थोड़ा सा खुद भी पढ़े ना मेरे बच्चों। यू कैन नॉट लीव इट फॉर एवरीथिंग हियर। आपको ये रिवाइज करना चाहिए कि कॉमन टॉपिक्स हैं, बार बार आ रहे हैं, और ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाला हुआ है। एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। जी, एनी क्वेश्चंस बच्चों? ओके, लेट्स गो। अब हमारे पास रह गया जी इसकी मार्क्स स्कीम जल्दी से देखते हैं जी। 4A की जी, सबसे पहले एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस compared to import prices in index form. An accurate formula: export price index ऊपर आती है, divided by की लाइन लगाएं, import price index into 100। इंटू 100 ना भूलिएगा, और इलास्टिसिटीज में 100 नहीं लगता। उसके फॉर्मूला सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। Understanding that there is likely to be an improvement in terms of trade if export prices rise and import prices fall. Uh, उसके बाद मेरा बेटा एनालिसिस पे आते हैं। An improvement in terms of trade means that a unit of exports buys relatively more imports, which may lead to an improvement in living standards as imported goods appear to be cheaper. हमने रॉ मटेरियल्स की भी बात की, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम करवाई। One mark for valid explanation that there may be a resultant loss of international competitiveness. Exports महंगी हुई, this might lead to unemployment, balance of trade आपका खराब हो जाएगा in the domestic economy, both from a fall in demand for exports and also as a result in increased demand for imports. Second mark might refer to significance of elasticity in determining the outcome. Conclusion हमेशा उसी की बेस पे होगा कि भाई शॉर्ट रन में ये बेनिफिशियल है, क्योंकि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इनइलास्टिक दोनों होती हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा, लॉन्ग रन में वो डेफिसिट में चला जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज डू आस्क। All right, G. Assess the extent to which the consequences of free trade are always positive for an economy. आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्री ट्रेड को डिफाइन करें। इट इज व्हेन, हाँ, यस, शाबाश। This is when countries trade between each other without any protectionist measures, such as tariff quotas, embargoes, exchange controls, etc. क्या ये पॉजिटिव है? अप टू 4 मार्क्स। जब हम फ्री ट्रेड करते हैं, हमें क्या क्या फायदे होते हैं? इंपोर्ट टैरिफ हटने के फायदे सोचें बच्चों, अभी आना चाहिए, बहुत दफा किया हुआ है। फ्री ट्रेड के फायदे, कम ऑन। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, पूरी दुनिया मिल जाती है हमें एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फर्म्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं, वो एक्सपैंड करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम। साथ में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स आपको, कम ऑन गाइस, सस्ते मिलेंगे और बड़ी चॉइस मिलेगी, चीपेस्ट रॉ मटेरियल मंगवा सकोगे दुनिया से। उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। मसलन दे दो, लेकिन देर इज नो रिक्वायरमेंट, दे दो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जी, आपका कंज्यूमर्स की चॉइस एंड सॉवरेंटी बहुत बढ़ेगी, पूरी दुनिया से जहां से चाहेंगे चीपेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी गुड्स मंगवा लेंगे, इससे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे।
हर कंट्री अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडाउमेंट यानी जिस चीज़ के लिए उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सूटेबल हैं, उन पे स्पेशलाइज करेगा। वर्ल्ड की आउटपुट भी बढ़ेगी और कंट्री इंडिविजुअली भी बेनिफिट करेंगे जब वो ट्रेड करेंगे। ये भी कह सकते हो अपने पीपीसी से बाहर अपने टीपीसी पे, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व पे कंज्यूम कर सकोगे। डन जी। अब क्यों फ्री ट्रेड अच्छी नहीं है, इससे क्या नुकसान होते हैं? शॉर्ट रन में बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट में जाएगा, आप इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकोगे। स्पेशली आपकी सनराइज और इन्फेंट इंडस्ट्रीज जो नई नई लगी थी, एंड डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जो खत्म होने वाली थी, वो एकदम से बंद हो जाएंगी और मैस अनएम्प्लॉयड होएगी। शाबाश। उसके बाद क्या मसला होएगा, क्या बोला था आपने? अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जाएगा। साथ में फ्री ट्रेड की वजह से क्या उसको बोलते हैं, आपके मुल्क में डीमैरिट गुड्स भी आ सकती हैं, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं। वो सारे नुकसान आप कर सकते हो। तो क्या फ्री ट्रेड हमेशा पॉजिटिव है? शॉर्ट रन में ये नुकसान करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट करेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड को डेफिसिट में करेगी। बाय द टाइम कंट्रीज डेवलप देयर कंपैरेटिव एडवांटेज, लॉन्ग रन में अलबत्ता फ़ायदा देगी। लेकिन टू मच फ्री ट्रेड पर रिलाय करना ओवर रिलायंस हो जाती है और कंट्री रिस्क में आ जाता है कि दुनिया में अगर कल को रिसेशन आए तो उसकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत गिरती है। एज अ रिजल्ट दे शुड नॉट बी फुली ट्रेडिंग फ्रीली, कुछ सिलेक्टिव प्रोटेक्शनिज्म साथ साथ करनी चाहिए। ऑलवेज कोई चीज़ अच्छी नहीं होती इकोनॉमिक्स में, याद रखिएगा जी। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? ओके, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम फॉर 100% क्लैरिटी। जी मेरे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ terms of the terms free trade yani free trade, how free trade may benefit an economy. This may include increased economic growth, reduction in unemployment, improved public finances, improved balance of payment. मैंने बेकार से पॉइंट लिए हैं, आप वो लीजिएगा कंपैरेटिव एडवांटेज वाला भी, चीपर रॉ मटेरियल्स वाला भी, उसके रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट कम, इकोनॉमिक ग्रोथ लाइएगा और गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। ड्रॉबैक्स क्या हैं जी? रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली सनराइज सनसेट इंडस्ट्रीज में ओवर रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर गुड्स नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, जिसकी वजह से हम रिस्क में पड़ सकते हैं। कंसिडरेशन दैट फुली assesses the consequences of free trade and arrives at a reasoned conclusion concerning whether it is always positive. This may include reference to availability of factor endowments, how open an economy is, stage of development, etc. तो मैंने यही बोला कि शॉर्ट रन में कंट्रीज के लिए खतरनाक है, क्योंकि आप जो है अभी अपना कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलपमेंट स्टेज पे है, वो पूरा बन नहीं सका। आप इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकोगे और फ्री ट्रेड के रिजल्ट में आपको खतरा है। लेकिन लॉन्ग रन में जब आपका कंपैरेटिव एडवांटेज बन जाए और आप सिलेक्टिव प्रोटेक्शन सिर्फ रखें, तो आपके लिए फ्री ट्रेड बहुत अच्छा आइडिया है। राइट मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चंस? देखो, डिपेंड करता है, मेरी बात सुनो, डिपेंड करता है कि हम नेट इंपोर्टर थे या नेट एक्सपोर्टर। अगर हम नेट इंपोर्टर थे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, तो फ्री ट्रेड हमें ज़ाहिर बात है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स सब सस्ती पड़ेंगी, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएगा। नेट एक्सपोर्टर्स का डेफिसिट में जाता है। गॉट इट मेरा बेटा, समझ आ गई? नेट एक्सपोर्टर का डेफिसिट में जाता है क्योंकि वो जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहे थे। अब बाहर की दुनिया में जब टैरिफ कोटाज हटे हैं, अच्छा उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, सॉरी सॉरी, या तो कोई मसला नहीं है, उसके भी नेट एक्सपोर्टर का भी कर सकते हो, नेट इंपोर्टर का भी कर सकते हो। जी, देखो इसलिए तो मैंने कहा कि दोनों चीजें हैं ना, लेकिन पॉसिबल तो है ना कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाए। आर यू फॉलोइंग? वी गेटिंग अ लार्ज मार्केट टू एक्सपोर्ट इन, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो सकता है। वी बाइंग चीपर रॉ मटेरियल्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो सकता है, तो इसलिए ठीक है। हो ना हो विल डिपेंड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, आर competitiveness एंड टाइम पीरियड की कितनी देर तक हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बना सकते हैं और कायम रख सकते हैं। नंबर 5 जी, विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम, जब उसने डायग्राम बोला है तो ड्रॉ करना है, कम से कम 2 मार्क्स होंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बहुत सिंपल है जी, व्हाट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, पहले ये बताएं, अभी बाद में बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे।
This is when government, come on, yes, reduces taxes, increases government spending, यानी अपने बजट को जानबूझ के डेफिसिट करते हैं. अगर हमने इनकम टैक्स वगैरह कम किया था तो हमारा एग्रीगेट डिमांड किधर शिफ्ट होगा? राइट वर्ड्स. उसके रिजल्ट में वो कह रहा है कंसिडर द एक्सटेंट टू विच एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल ऑलवेज इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड को भी डिफाइन करना पड़ेगा. इट इज द टोटल डिमांड या स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country has four components: consumption plus investment plus government spending plus net exports, x minus m, c plus i plus g plus x minus m. एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट करवाइएगा. अब उसके रिजल्ट में हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हमेशा बढ़ेगी? यस, जब हमारा ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, टैक्सेस कम होने से नॉर्मली कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने बढ़ाई थी, तो यस, चांसेस आर कि एग्रीगेट डिमांड इन इंजेक्शन की वजह से बढ़ेगी. लेकिन ऑलवेज बढ़ेगी नहीं, डिपेंड करता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर. टाइम लैग्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी में, उसकी लिमिटेशंस लिखोगे आप. साथ में कितना टैक्स कम किया था, क्या एडिशनल इनकम लोगों ने इंपोर्ट पे तो नहीं लगा दी या सेव तो नहीं कर दी. इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा बढ़ती है कि नहीं. इट मे नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. एनी क्वेश्चन? यू वांट मी टू ड्रॉ दिस डायग्राम? ये सबको क्लियर है? एक दफा कर ही देते हैं त्यातन, क्योंकि डायग्राम्स की there is never enough practice, so why not? All you need to do is make sure you label correctly, क्योंकि labels में ही बच्चे यहाँ पे मार खाते हैं. Let me just tell my kids that I'm in the class. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, I'm in the class, sorry. After 10, yeah? Alright जी. So यहाँ पे हम प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल, जो मर्जी लिखो, और इधर रियल जीडीपी या रियल आउटपुट, जो मर्जी लिखो. इसको एग्रीगेट सप्लाई लिखना है और इसको एग्रीगेट डिमांड. खाली डिमांड सप्लाई लिख दिए, कोई मार्क नहीं मिलेगा. प्राइस वाई बेहतर है, वरना क्यू भी लिख सकते हैं. बस आप एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम E1 पे आएगा, प्राइस लेवल बढ़ के P1 पे और Y बढ़ के Y1 पे. Right जी, so that is the end of this question. Let us move on to, let me just check कि कोई बच्चा enter तो नहीं होना चाह रहा, although stage पे कोई नहीं आते, लेकिन still, yeah, okay. That's good enough. Assess the extent to which supply side policy is the best method to reduce the rate of inflation. पहले key terms define करें जी. Supply side policies aimed at increasing aggregate supply in an economy, ठीक है, through greater productivity and efficiency. And they उसके बाद जी आपकी inflation is the constant rise in general price level. Rate of inflation refers to the speed at which inflation is rising. Up to 4 mark, again best method है, तो हमें दो पॉलिसीज कम से कम करनी है. सप्लाई साइड पॉलिसी, कैसे इन्फ्लेशन रोकेंगे और कौन सी इन्फ्लेशन को रोकेंगे. सप्लाई साइड पॉलिसीज लाइक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, लेबर स्किल्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेसेस ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से आपकी जो है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह कम होगी, उससे भी फर्म्स लोकली इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो जाएंगी. कॉस्ट कम होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से. तीसरी कोई और पॉलिसी कर दीजिएगा, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेम इफेक्ट. अब जी क्यों काम नहीं करेंगी? सप्लाई साइड पॉलिसीज आर एक्सपेंसिव, देयर इज कॉस्ट, देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर एरियाज ऑफ स्पेंडिंग. इनका इफेक्ट लॉन्ग रन में कहीं जाके आता है, एंड दे आर नॉट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इफ एनीथिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है. राइट जी. अब हम चलेंगे किसी और पॉलिसी, लेट्स से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमने यूज की. इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई कम करेंगे, उसके रिजल्ट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग ज़्यादा, कंज्यूमर्स इंपोर्ट कम कर सकेंगे,
फर्म्स भी इंपोर्ट्स कम करेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो है, सॉरी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हमने सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, कंजम्पशन कम हुई, इन्वेस्टमेंट कम हुई, दो विड्रॉल्स की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हुई, एग्रीगेट डिमांड गिरने से, राइट। इसी तरह मनी सप्लाई कम होने से भी लोगों के पास बैंक लेंडिंग वगैरह कम थी, वो कम स्पेंड करेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। अब इसकी लिमिटेशंस जी, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा कि डिमांड फॉर लोन्स इंटरेस्ट इन इलास्टिक थी तो इनफेक्टिव हो जाएगा, 12 से 16 महीने लगते हैं, टाइम लैग्स हैं बिफोर फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट्स गेटिंग इफेक्टिव। फ्यूचर कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा, अगर लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो हाई इंटरेस्ट के बावजूद स्पेंडिंग करते रहेंगे। टू कंक्लूड, contractionary monetary policy or fiscal policy are faster and they're more effective for demand pull inflation. So they should be used to control demand pull inflation in long run, in short run, whereas supply side policies are more effective in controlling cost push inflation in the long run. So a good combination of demand and supply side policies will be the best way of reducing rate of inflation. समझ आ गया मेरे बेटा? चलें जी, आज तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो गए एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज मैं क्लास खत्म कर सकता हूँ। मुझे बताएं अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम।